नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 12th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और क्लास 12th की सबसे शानदार वाली पुस्तक हम पढ़ रहे थे। सबसे शानदार, सबसे मस्त और सबसे झकास, एकदम शानदार जिसको हम कह सकते हैं, वो वाली किताब जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में हमने 2 चैप्टर पूरी तरह से पढ़ लिए, जिसमें पहला चैप्टर हमारा था मानव भूगोल की विषय क्या है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, यानी सब्जेक्ट को हमने जाना। दूसरे चैप्टर में पूरे विश्व की, पूरे संसार की, पूरी दुनिया की जनसंख्या का वितरण यानी फैलाव हमने देखा, किस तरह से फैली हुई है, वृद्धि हमने देखा और जनसंख्या घनत्व की हमने बात की। फिर उसके बाद हम तीसरे चैप्टर पर आए। तीसरा चैप्टर जैसे हमने शुरू किया, नाम थे जनसंख्या संगठन। नाम क्या था? जनसंख्या संगठन। और किसको पढ़ रहे हैं? उसी को पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? जनसंख्या संगठन। अब जनसंख्या संगठन में हम पढ़ते हुए एक लेक्चर हमने पढ़ा और दूसरे लेक्चर में हम देख रहे हैं लिंगानुपात की बात हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जनसंख्या संगठन का जो चैप्टर है वो 4 मुद्दों की बात करेगा। कितने मुद्दों की बात करेगा? 4 बिंदु की बात करेगा। कितने बिंदु? 4। जिसके अंदर पहला बिंदु क्या रहेगा? लिंगानुपात। पहला टॉपिक क्या रहा? लिंगानुपात। दूसरा, लिंगानुपात के बाद हम साक्षरता की बात करेंगे। साक्षरता के बाद हम जो है व्यावसायिक संरचना की बात करेंगे। व्यावसायिक संरचना के बाद हम आयु संरचना की बात करेंगे। यानी 4 महत्वपूर्ण चर्चाएं हम इसके अंदर करने वाले हैं। एक तो किसकी शादी होगी और किसकी नहीं होगी, कौन कुंवारा मरेगा, लिंगानुपात में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? लिंगानुपात में, क्योंकि एक लेक्चर में लिंगानुपात को हम पढ़ चुके हैं। दूसरा लेक्चर जो लिंगानुपात है वो बताएगा कि आपको लिंगानुपात भारत में किस तरह से है, क्योंकि उसके अंदर तो हमने विश्व का पढ़ा था। उसके बाद हम साक्षरता की बात करने वाले आज ही, और फिर हम आयु संरचना और व्यावसायिक संरचना की बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले? लिंगानुपात और भारत। भारत जोर से चिल्लाया, आप दुनिया का लिंगानुपात पढ़ने जा रहे हो। आप ये जानते हो कि पूरी दुनिया में लिंगानुपात किस प्रकार है, और आप ये भी जानते हैं कि आपने पूरी चीजें पढ़ ली, लेकिन मेरे बारे में तो जानो। भारत कह रहा है कि मेरा लिंगानुपात तो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। मेरा लिंगानुपात तो घटकर भारत का लिंगानुपात जो घट घट के 943 तक पहुंच गया। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां कितनी है? 943। तो आप पूरे विश्व का पढ़ रहे हो, आप बार बार ये लिख रहे हो कि पूरा विश्व का जो लिंगानुपात है वहां जो है 100 अगर स्त्रियां हैं तो पुरुष 102 है, तो वहां तो गड़बड़ 2 की आ रही है। मेरे तो यहाँ लगभग 53-54 जनों की गड़बड़ आ रही है। मेरे को पढ़ो। कौन कह रहा है? भारत। समझ रहे हो? आपने ये भी पढ़ा कि पूरे विश्व में अगर लिंगानुपात की बात करें तो एक देश है जो कभी लेट नहीं हुआ, हमेशा सफलता के लिए सबसे आगे रहता है, और उसका नाम है लेटविया। लेटविया सेंसिटिव मुद्दों को बहुत जल्दी सुधार लेता है। लेटविया ने अपनी जनसंख्या को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया, अपने लिंगानुपात को बहुत जल्दी। छोटा सा देश है, जितनी लंबी अपने यहाँ ट्रेन होती है ना, उतना तो वो देश है। तो लेटविया जो है ना, लेटविया जो है उसका जो लिंगानुपात है वहाँ पे स्त्रियां ज्यादा है, पुरुष कम है। स्त्रियां 100 है तो पुरुष कितने? 85। तो ये भी थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। अगर स्त्रियां कुंवारी रहे चाहे पुरुष कुंवारा रहे, गड़बड़ तो दोनों तरफ ही होती है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ का अच्छा है, मतलब लिंगानुपात स्त्रियों से देखा जाता है लिंगानुपात को, क्योंकि हमने देखा पुरुष बटे में स्त्रियां मल्टीप्लाई 1000, तो पूरे विश्व में कहीं भी देख लो आप लिंगानुपात। जबकि भारत में लिंगानुपात देखना हो तो क्या करते हैं? स्त्री बटे में, यहाँ स्त्री ऊपर आ जाती है, जबकि वहाँ पुरुष ऊपर था। स्त्री बटे में पुरुष मल्टीप्लाई 1000। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं। अब फिर हमने देखा कि अमीरात जो देश है वो दिल से बहुत अमीर है, लेकिन लिंगानुपात के मामले में बहुत गरीब है। उसका लिंगानुपात का जो लेवल है बहुत कम है, बहुत गिरा हुआ है, और वहाँ पे स्थितियाँ ऐसी है कि बहुत खतरनाक। आपको मैं बताऊँ, वहाँ 100 स्त्रियों पर, कितने स्त्रियों पर? 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। अब आप सोचो कितना गड़बड़ाया लिंगानुपात। पूरे विश्व में 139 कंट्री ऐसी है जहाँ का लिंगानुपात बहुत मस्त है, शानदार है, समानुपाती है, अच्छा है मतलब। लेकिन 72 कंट्री यानी 72 देश ऐसे हैं जहाँ का लिंगानुपात पूरा ही गड़बड़ है। और उसमें पता है कौन आएगा? उसमें हम और हमारे पड़ोसी, यानी कि हम यानी भारत और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश और सऊदी अरब। हालांकि हमारा पड़ोसी नहीं है लेकिन मिलता जुलता है उनसे। तो सऊदी अरब, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, ये ऐसे देश हैं जो लिंगानुपात में सबसे कम दायरा रखते हैं। यानी लिंगानुपात इनको बहुत सुधारने की जरूरत है। मैंने बताया भारत का लिंगानुपात मात्र 947 यानी से ऐसे कुछ है, यानी कि बहुत कम है, बहुत कम। हमें सुधारने की बहुत ही जरूरत है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि भारत का लिंगानुपात क्या है। साक्षरता, 7 वर्ष का जो बच्चा हो गया उसको अक्षर लिखना आता नहीं आता। साक्षरता का मतलब अक्षर का ज्ञान है, इसको हम पढ़ डालेंगे अभी। भारत की साक्षरता, भारत में साक्षरता कैसी है? भारत में साक्षरता का क्या मामला है? क्या पहले 18% थी आज़ादी के समय? क्या अभी 74% है? जब भी तो बता रहा हूं ताकि याद हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो हरियाणा मैंने सबसे पहले क्यों उठाया, मैंने देखा कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है, कौन सा, हरियाणा जो है वो एक ऐसा राज्य है जहां के लिए लिंगानुपात जो है बहुत दयनीय स्थिति रखता है। लिंगानुपात ने वहां बहुत टेंशन कर रखी है। किसने भाई, हरियाणा ने। यानी कि हमारे भारत में जो सबसे अच्छा लिंगानुपात जिसका है ना वो केरल है। कौन है भाई, केरल। और सबसे लो लेवल का अगर कहीं है तो वो हरियाणा है। यानी हरियाणा के लोगों को बहुत सीरियस हो जाना चाहिए। किसको लेकर, लिंगानुपात को लेकर। बहुत अच्छे होते हैं, मोटे होते हैं, तगड़े होते हैं, ट्रैक्टर वेक्टर चलाते हैं, बोल्ड होते हैं, अच्छे होते हैं, सिंगर होते हैं। हर कहते हैं कि हरियाणा और पंजाब में जो लोग होते हैं ना, हर तीसरे घर में एक सिंगर होता है। कौन से घर में, हर तीसरे घर में एक सिंगर मिल जाता है आपको, ठीक है। तो हरियाणा और पंजाब की बात करें, लेकिन यहाँ मेन फोकस हम किस पे कर रहे हैं, हरियाणा पे। हरियाणा जिला जो है लिंगानुपात को लेकर बड़ा दयनीय स्थिति है। इस बात को हम समझेंगे, ये पॉइंट कह रहे हैं, बिंदु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हरियाणा के 3 जिले ऐसे हैं जिनका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। पिछले 9 महीनों के दौरान 27,134 लड़के, कितने, 3 महीनों इसने 3 जिले लिए। हरियाणा का कोई सर्वेक्षण करने गया, भूगोल में क्या होता है सर्वेक्षण, वो जनसंख्या को लेके है तो मानव भूगोल है, और वो किसी पहाड़ को लेके है तो भौतिक भूगोल है। तो कोई व्यक्ति वहां गया और 3 जिलों का उसने वहां एक टीम बना के हर जिले में छोड़ दी, और हर जिले का लिंगानुपात इकट्ठा किया कि कितने बच्चे जन्मे, कितने महीनों तक का, 9 महीनों तक का टारगेट। यानी कि टीम गई, एक जना टीम लेके गया, 3 टीमें बट गई, प्रत्येक जिले का जो है नॉलेज किया गया, प्रत्येक जिले के बारे में आंकड़े एकत्रित किए गए, और आंकड़े एकत्रित करने के बाद 9 महीने बाद उन्होंने रिपोर्ट दी। क्यों, क्योंकि 9 महीने का देखा उन्होंने, पता नहीं उन्होंने 9 महीने क्यों देखा। इसका रिलेशन उससे नहीं है कि 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, ऐसा नहीं है। 9 महीना उन्होंने टारगेट लिया, ये उनका सोचना था। समय लग जाता है। 27,134 लड़के पैदा हुए। इसके मुकाबले इसी दौरान लड़कियां पैदा होने की संख्या 23,546 थी। सिर्फ 9 महीने की बात देखो आप। यानी ये जो अभी जो रिसेंटली आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कुछ समय पहले इसको कह सकते हैं हम। और ये करंट मुद्दे आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि करंट मुद्दे से जो विकसक जो चेक करने वाला होता है आपकी कॉपी वगैरह, वो बहुत इंप्रेसिव होता है। पुराने मुद्दे भी मैंने इसमें सारे डाल दिए, लेकिन ये बहुत लेटेस्ट जो है वो मुद्दा मैंने आपके लिए लिया है ताकि आप समझ जाए कि कितना खतरनाक है लिंगानुपात अगर नहीं सुधरता है तो। और भारत में तो बड़ी दयनीय स्थिति है, और भारत में भी हरियाणा वालों की बहुत दयनीय स्थिति है। देखो आप यहाँ कितने, 27,000 मानो इसको थोड़ी देर के लिए, 23,000, 23,500 मान लो उसको। वैसे तो पूरा आंकड़े ही याद करना है ऐसा नहीं है, 27,134 और 23,546, लेकिन मैं कह रहा हूँ 27,000 और 23,000, इसमें भी देखो लगभग 3,000 के आसपास का गैप आ रहा है। यानी कि टोटली हम देखें तो 3-3,500 का गैप तो कहां डाल दिया इन्होंने, 9 महीने में डाल दिया। ऐसा मामला है हरियाणा का। तो आप देख सकते हैं यानी लड़कियों के मुकाबले लड़कों के मुकाबले लड़कियां जो कम पैदा हुई, और कम पैदा होती है तो क्या होता है, लिंगानुपात। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से किसको नापा जाता है, लिंगानुपात को। और प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या से किसको नापा जाता है, जनसंख्या घनत्व को। ये दो चीजें ऐसी बता रहा हूं मैं आपको जो 100 में से 100% पूछी जाएगी। कौन कौन सी, एक तो जनसंख्या घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। जबकि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात। ऐसे ढेर सारे मुद्दे हैं जिनकी सिंपल परिभाषाएं, और हम बार बार रिवाइज करके इनको याद कर लेंगे। लेकिन हरियाणा की स्थिति के बारे में पता कर रहे हैं। 3 महीने के लिए वहां पे 3 जिलों के आंकड़े एकत्रित किए गए। कितने जिलों के, 3 जिलों के। कितना समय लगा, 9 महीने का समय लगा। और लड़के और लड़कियों में गैप कितना आया 9 महीने में, 3,388 का गैप। देखो आप कैसी स्थिति है। और भी समझाया इसने। प्रदेश में, किस प्रदेश में, हरियाणा में। किस में भाई, हरियाणा में, ठीक है। प्रदेश में यानी हरियाणा में लिंगानुपात 1000 के मुकाबले 909। प्रदेश यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब 909 प्रदेश नहीं है, 909 लोग है। यानी कि लिंगानुपात 1000 लोगों पर कितनी स्त्रियां, 909। बहुत कम, मतलब बहुत कम। विभिन्न 22 जिलों की बात की जाए, 22 जिले कहाँ के, हरियाणा और आदि क्षेत्रों के जिले लिए, आसपास के भी ले लिए, स्टेट का कोई मतलब नहीं रहता, यहाँ से थोड़ा बात की जाए तो लिंगानुपात का मामला 1000 लड़कों पर 909 लड़कियां थी। यानी कि कितने बच्चे कुंवारे रह रहे हैं, बताइए आप, कितने बच्चे कुंवारे रह रहे हैं, 909 लड़कियां, तो लगभग 91 के आसपास बच्चे कुंवारे में क्यों कह रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मामला 1000 लड़कों पर 909 लड़कियां हैं। तो ये बात आपने समझी, आगे बढ़े।
और भी आंकड़े, जनवरी से अक्टूबर की बात करें लगभग 10-11 महीने की, तो प्रदेश के अलग अलग जिलों में 2,21,570 लड़के पैदा हुए, जबकि लड़कियों की संख्या 2,14,000 थी। यहाँ भी देखो आप गैप आ गया सिर्फ इतना से टाइम में। यानी प्रदेश में लड़कों के मुकाबले लड़कियों में महीनों में 20,133 लड़कियां पैदा हुई, यानी लड़कियां बहुत कम ही लिंगानुपात है, ये आंकड़े हमें बता रहे हैं। मिली भगत के चलते, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, समझना आप ध्यान से, इसको मैं रीड कर देता हूं, बहुत अच्छे से बता देता हूं फिर आपको। मिली भगत के चलते होता है भ्रूण लिंग जांच का काम। जिले में जिस तरीके से बड़ी तेजी से अल्ट्रासाउंड केंद्र खुल रहे हैं, उससे आने वाले समय में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समस्या हमें आ जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह क्या मुद्दा होता है। लिंगानुपात चाहते हुए भी भाई गर्भ से, माँ के पेट से लड़का जन्म लेगा या लड़की, ये इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई लिंगानुपात को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जनसंख्या तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ज़्यादा जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए, इसलिए जो है ढेर सारी जो सुविधाएं हैं उनका हम लाभ उठाते हैं और जनसंख्या को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अब घर में 2 बच्चे चाहिए और वो एक लड़का लड़की नहीं हुआ या फिर दोनों लड़कियां नहीं हुई, तो इसमें हमारी क्या गलती है, ऐसा आप सोच रहे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं इस बात को। आजकल क्या होता, आप छोटे बच्चे हैं समझते नहीं है, जब माँ के पेट में गर्भ में बच्चा होता है तब आजकल ऐसा होता है कि जो अलीगल है, कानूनी तरीके से बिल्कुल अवैध है। भ्रूण यानी पेट में छोटा बच्चा जो होता है वो बन रहा होता है, उस समय अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी जैसी जांचें होती है, उससे उस बच्चे के बारे में पता लगाया जाता है, उसकी धड़कन वगैरह आदि चेक की जाती है। तो चिकित्सा डिपार्टमेंट का यानी कि मेडिकल डिपार्टमेंट का ये बहुत अच्छा जो है प्रयास है कि पता चल जाए कि बच्चा स्वस्थ है, कैसे है, धड़कन वगैरह सब चेक की जाती है उससे, सोनोग्राफी से। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो गार्जियन से थोड़ा सा पैसे लेके उनको ये भी बता देते हैं, क्योंकि उसमें ये भी सूचना होती है कि गर्भ के अंदर यानी पेट के अंदर लड़का है या लड़की। तो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो तो लड़की का नाम सुन के भी खुश होते हैं, लेकिन कुछ विरोधी, कुछ असामाजिक तत्व, एंटी सोशल अलाइनमेंट जिन्हें हम कह सकते हैं, जो लड़कियों के घोर विरोधी होते हैं, लड़कियों को है दृष्टि से देखते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें लड़की नहीं चाहिए। डॉक्टर कहता है ठीक है, थोड़े गांधी जी और पेश करो, थोड़े गांधी जी और पेश करते हैं, बच्ची की पेट में हत्या करा दी जाती है। ये क्या कहलाता है, भ्रूण हत्या। क्या कहलाता है ये, भ्रूण हत्या। तो हमने इस चीज को देखा और समझा। इसके पीछे भ्रूण लिंग जांच प्रशिक्षण है, हमने देखा, ठीक है। अल्ट्रासाउंड केंद्र खुले, बड़ी तेजी से अल्ट्रासाउंड केंद्र खुले हैं, इससे भ्रूण लिंग जांच होती है। क्या होती है, इससे भ्रूण लिंग जांच होती है। भ्रूण लिंग का जांच का मतलब मैंने बताया कि पेट में पता लगा लेते हैं कि लड़का है या लड़की, तो ये बहुत ही गलत है, इसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ठीक है। इनके पीछे भ्रूण लिंग जांच के मामले की बू आ रही है, यानी कि बू आ रही है मतलब गंदीवाड़ा एक तरह से, बिल्कुल इसको हम कह सकते हैं कि ये अवैध है, ये गैर कानूनी है और इसका विरोध होना चाहिए। और कई बार इसका विरोध हुआ तो इस तरह हुआ, देखिए जिले में भ्रूण लिंग जांच मामले में पिछले कुछ समय के दौरान कई छापेमारियां की गई और स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसे लोग बेनकाब किए गए जो इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं भ्रूण लिंग अनुपात में अंतर लाने में कारण बने हुए थे। यानी हरियाणा जैसे जो राज्य हैं, जो महान राज्य हैं, अपने आप में एक स्थान रखते हैं, उन राज्यों में ज़्यादा जब भ्रूण हत्याएं होने लगी तो सरकार थोड़ी एक्टिव हो गई। सरकार ने अलग अलग टीमें बनाई, जगह जगह छापा मारे, तो समाज के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, समाज के बीचों बीच बैठा हुआ व्यक्ति, कॉलोनी के अंदर रहने वाला व्यक्ति, वहाँ भी ऐसी अल्ट्रासाउंड मशीनें लगा लगा के जांचें करते पकड़े गए और बहुत एक्टिव रूप से जब काम किया तो काफ़ी लोग इसमें पकड़े गए। विवाद उठने के बाद पिछले 3 महीनों से जिले में कोई भी भ्रूण लिंग जाँच मामले में छापेमारी नहीं हो सकी। यानी अभी पिछले 3 महीने की हम बात करें तो छापेमारी क्या है, वहां रोक दी गई और इसका क्या परिणाम हुआ देखिए। मौजूद समय जिस प्रकार से जिले में छापेमारी का सिलसिला बंद हुआ है, उससे जिला प्रशासन व विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने का क्या मतलब है, यानी दुनिया में ज्यादा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन 50% जो लोग हैं वो अपना जमीर बेच देते हैं पैसे देखकर, और ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। पैसे देखकर पहले डॉक्टर भी का, उसने माँ बाप को सूचना दे दी पेट में लड़का है या लड़की। माँ बाप को जैसे ही पता चला कि पेट के अंदर, गर्भ के अंदर लड़की है, अल्ट्रासाउंड से पता चला, सोनोग्राफी से पता चला, ये बात उनको जैसे ही पता चली, उन्होंने फिर डॉक्टर से कांटेक्ट किया। डॉक्टर ने कहा इसकी भ्रूण में इसके क्या करा देंगे, हत्या करा देंगे। फिर डॉक्टर भी का, अब जैसे ही डॉक्टर की सूचनाएं आगे जाने लगी कि डॉक्टर ऐसा काम कर रहा है, तो जो जांच करने के लिए टीम आई, 1-2 बार ईमानदारी की टीम आई, दूसरी बार आई, तीसरी बार आई, और जब लगातार टीम आती गई तो लास्ट में ये हुआ
कि टीम के लोग ही बिक गए। तो फिर जो मामला है 3 महीने से क्या है हरियाणा में बंद रहा। ये कब थोड़ा सा ओल्ड है, ज़्यादा लेटेस्ट मुद्दा नहीं है, लेकिन करंट भी कह सकते हैं इसको। तो 3 महीने तक वो बंद रहा। 3 महीने से वो बंद रहा तो किस पर क्वेश्चन उठने लगे? जिला प्रशासन विभाग की कार्यशैली पर। उन्होंने ढंग से काम नहीं किया। तो यहाँ तक आपने समझा और जाना। अब हम इससे आगे देखते हैं, है ना। सामाजिक और संस्कृति से जुड़े किसी भी क्षेत्र के लिंग अनुपात के मामले में अंतर आना कई रूपों में अच्छा नहीं माना जाता है। झज्जर जिले का लिंग अनुपात भी अच्छा नहीं है। इस लिहाज से वे लिंग जांच के मामले में बनाई गई नोडल टीम से चर्चा कर छापेमारी अभियान तेज करने के निर्देश देंगे। यानी हरियाणा पर हम विशेष चर्चा क्यों कर रहे हैं? यानी भारत में ऐसे लिंग अनुपात बिल्कुल गड़बड़ाया नहीं हुए। कई क्षेत्रों में लिंगानुपात ठीक ठाक है, अच्छे लेवल पे, और पूरे भारत की अगर बात करें तो 950 के आसपास ऊपर नीचे आंकड़े जो हैं मानते हैं। लेकिन हरियाणा एक ऐसा जिला है जहाँ पे लिंगानुपात जो है बहुत कम, 850 के आसपास चला गया। तो इसको क्यों जानना जरूरी? क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है। और इसमें झज्जर जैसे जो जिले हैं आसपास के क्षेत्र में भी, तो उनकी हालत बहुत खराब है। तो वो लोग, जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, वो बार बार सरकार से कह रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि यहाँ का लिंगानुपात सुधर जाए। और नोडल टीम बनाने की बात की जा रही है। कैसी टीम? नोडल टीम का मतलब है जो ईमानदार से काम करने वाली टीम होती है, जो ईमानदार से कभी भी कार्य नहीं करती है। समझ रहे हो? नोडल टीम वैसे ईमानदारी से काम करती है, लेकिन अगर देखा जाए तो कभी भी ईमानदारी से काम नहीं करती है। अभियान तेज करने के निर्देश देंगे। मौजूदा समय में लिंग जांच के मामले में सूचनाएं जुटाई जा रही हैं और जल्दी ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। लिंग असंतुलन के मामले में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। यानी लिंग असंतुलन क्या है? अरे बहुत छोटी सी चीज़ है। लिंग असंतुलन का मतलब है जो लिंगानुपात गड़बड़ाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या है वो बराबर इक्वल नहीं बैठ पा रही, उसको लिंग असंतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग असंतुलन। आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो 100 में से 100%, 100 में से 100% पूछी जाती है और 100 में से 100 नंबर लाने में आपको फायदा करेगी। भारत में लिंगानुपात 2011 में, कब की बात बता रहे हैं? 2011 में के अनुसार भारतीयों के लिए कुल लिंगानुपात 943 था। मैंने बार बार आपको कहा कितना है? 943। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। कब का? 2011 का। कब का? अभी नया आया नहीं है, 2011 का। तो ये 100 में से 100% पूछा जाएगा। एक नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का लिंगानुपात क्या है? तो कितना है? 943। 2011 की जनगणना अनुसार केरल, ये रहा अपना केरल, और ये अपना सिरमौर हरियाणा। समझ रहे हो? अब सबसे अच्छा कहाँ का है? केरल का, हमने बात कर ली इस मुद्दे पे। और सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का। ये हालत है हमारे देश की। केरल में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा समझदार लोग हैं, ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, इसलिए केरल का जो लिंगानुपात है काफ़ी अच्छे लेवल पर चला गया, बहुत अच्छे लेवल पर, 1000+ के आसपास चला गया। तो हम इसको देखा, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है? ये याद रखना आपको 943 कब का है? 2011 का, ठीक है। सबसे अच्छा कहाँ का? केरल का। सबसे कम कहाँ का? हरियाणा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो गया। नाम क्या है? अक्षर का ज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं? साक्षरता। क्या कहते हैं इसे? साक्षरता। किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। एक कॉलोनी में आप गए और सबको बुलाया कि कोई सरकारी योजना आई है, सब लोग आके अपने साइन कर दीजिए। तो सब लोग गए। अक्षर ज्ञान का मतलब सिर्फ अक्षर साइन करना आना हुआ, यही होता है। लेकिन उन अक्षरों का पता होना, ऐसे नहीं कि रट के कर दिया। यानी क्या क्या गड़ा चाचा जड़ा जितने भी होते हैं सब आने चाहिए। 12 खड़ी होती है सब आनी चाहिए। काउंटिंग वगैरह आनी चाहिए। छोटा छोटा नॉलेज होना चाहिए। 7 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सबको। किस में देखते हैं हम? साक्षरता में। सारी चीज़ों को हम साक्षरता में देखते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड है। यानी 7 साल से ऊपर, यानी 7 ईयर्स से ऊपर जितने भी समाज में, परिवार में लोग रहते हैं, उन सबको अक्षर ज्ञान होना ही साक्षरता कहलाता है। अब उन सबको होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे किसी को भी, जिसको है वो साक्षर कहलाएगा, जिसको नहीं है वो अनसाक्षर कहलाएगा। तो साक्षरता जो है वो एक सामाजिक समाज की जो है वो अच्छी सूचना है, अच्छा सूचक है। कैसे? मैं उदाहरण दे रहा था। एक कोई व्यक्ति आया और उसने कहा सरकारी योजना है, सब लोग आइए अपने साइन कर दीजिए। जैसे ही सब लोग साइन करने गए, उसमें से 2-4 जन कह रहे लो साहब, मैं मतलब अंगूठा लगाना है मुझे, है ना, हम अलग ही टाइप के लोग हैं। तो जो अंगूठा लगाने की बात कर रहा है, इसका मतलब वो क्या नहीं है? साक्षर नहीं है। क्या उस समाज को आप सही नज़रों से देखेंगे? उसको गलत तो हम नहीं कह सकते, लेकिन शिक्षा के मामले में वो पिछड़ा हुआ है, क्योंकि सामाजिक
और आर्थिक विकास का सबसे पहले सूचना देने वाला पॉइंट कौन सा होता है? साक्षरता। यानी समाज का विकास हो रखा है और समाज में आर्थिक व्यवस्था अच्छी है, इसकी जानकारी कौन देता है? साक्षरता। अब इसका मतलब ये नहीं कि लिंगानुपात नहीं देता है, इसका मतलब ये नहीं कि जनसंख्या नहीं देती, वो सारे भी है, लेकिन जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हो उसके अंदर डूब जाओ, सब कुछ उसे ही समझो। अब जनसंख्या पढ़ते हो तो हम क्या लिखते हैं? जनसंख्या सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक है, कॉपी पेस्ट। लिंगानुपात पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं? सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक लिंगानुपात है। लेकिन हम साक्षरता पढ़ रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं? सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक क्या है? साक्षरता। तो कुछ लाइनें क्या होती है? कॉपी पेस्ट, ठीक है ना। क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। देखो आप सारे पॉइंट देख लो, ये पहला पॉइंट किसका पता चलता है? सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है कौन? साक्षरता। तो लिंगानुपात भी होता है, देखो वहां पे साक्षरता लिखा हुआ है। तीनों को हम, ये तीनों पॉइंट कैसे कनेक्ट होते हैं? ये मैंने लिख दिया लिंगानुपात। आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत बड़ा कर सकते हैं अगर आपको लिखना आता है तो। जनसंख्या, ये दोनों टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, और भी ढेर सारे टॉपिक जो है कनेक्ट हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर पढ़ा साक्षरता रहो, लेकिन यह लिंगानुपात और जनसंख्या क्यों लिख रहे हो? मैं कह रहा हूं कि ये के पॉइंट किस में आ जाते हैं? इन दोनों में उठ के आ जाते हैं, क्योंकि ये सेम रहते हैं। कैसे? समाज का आर्थिक विकास और सामाजिक विकास हुआ या नहीं हुआ, कौन बताता है? साक्षरता। तो बताओ जनसंख्या बताती है कि नहीं बताती? अगर जनसंख्या कम है तो समाज का आर्थिक विकास हुआ है, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो नहीं हुआ है, अगर लिंगानुपात कम है तो नहीं हुआ है, अगर लिंगानुपात अच्छा है तो हुआ है। क्योंकि लिंगानुपात तो हमें अच्छा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, लेकिन जनसंख्या हमें कम चाहिए, साक्षरता भी हम सबको चाहिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखो, लोगों का रहन सहन जो है वो अच्छा होता है, ये दूसरा पॉइंट बन गया आपका। रहन सहन का स्तर बहुत अच्छा हो जाता है। अब जनसंख्या कम होगी तो महिलाओं का स्तर मतलब सुधरा हुआ है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति अच्छी है। लिंगानुपात अच्छा है तो भी महिलाओं की सामाजिक स्थिति अच्छी है। साक्षरता है उससे भी महिलाओं की सामाजिक स्थिति अच्छी होती है। सारे जुड़े हुए कि नहीं हुए है। शैक्षणिक सुविधा मिल जाती है सबको। जनसंख्या कम है तो हर कोई पढ़ने चला जाएगा, सबको स्कूल मिल जाएंगे, सबको टीचर मिल जाएंगे। और जनसंख्या कम है तो हर व्यक्ति को साक्षर कर दोगे आप। अगर जनसंख्या कम है तो सारी चीजें हो जाएगी। अब कहो लिंगानुपात कैसे? लिंगानुपात कम है, लिंगानुपात अच्छा है, क्योंकि अच्छा क्यों है? क्योंकि शिक्षा है, सारी चीजें, तो सारे पॉइंट जुड़े हुए हैं। सरकार की नीतियां जो होती है वो जनसंख्या पे बहुत फर्क डालती है, लिंगानुपात पे बहुत फर्क डालती है। यानी सरकार बार बार चिल्लाएगी लिंगानुपात बढ़ाओ बढ़ाओ, भ्रूण हत्या को रोको, अल्ट्रासाउंड को बैन कर दो। बैन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर बैन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा मामला हो जाएगा, देश बहुत तरक्की की तरफ चला जाएगा। तो सरकार की नीतियां तो हर चीज में इफेक्ट डालती है, चाहे वो लिंगानुपात हो। सरकार की नीतियों का मतलब है सरकार जो योजनाएं निकालती है, सरकार जो कार्यक्रम निकालती है, उनकी बात है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण है एवं परिणाम दोनों ही है। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख कर सकता है और जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकल्पना करने की योग्यता होती है। भारत में साक्षरता का अर्थ क्या है? 7 वर्ष से नापी जाती है। किससे नापी जाती है? अधिक आयु वाले लोगों। ये सवाल 100% पूछा जाता है। सवाल ये आता है भारत में साक्षरता दर कैसे नापी जाती है? प्रति 7 ईयर्स, कहते हैं प्रति 7 ईयर्स, प्रत्येक 7 वर्ष से ऊपर के बच्चे, मतलब प्रत्येक जो 7 साल का है, प्रत्येक बच्चा जो 7 साल का है, उसके उम्र के जितने भी बच्चे हैं, उनसे ज़्यादा एज वाले जितने भी बच्चे हैं, उसको किससे नापा जाता है? साक्षरता से। और सिंपल तरीके से कैसे समझ सकते हैं? 7 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं सबको अक्षर ज्ञान होना चाहिए। यही क्या है? साक्षरता। जो पढ़ लिख सकता है और जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकल्पना की योग्यता है, वही व्यक्ति साक्षर है। अब देखिए ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं आपको, जितने भी ये वाइट सी, थोड़ी वाइट और थोड़ी ब्लैक दिख रही है वो गाँव का है, और जहाँ पे ज़्यादा ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है वो शहरों का है। तो गांव और शहर का हम लिंगानुपात देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? लेकिन अपने वाले गांव का नहीं देख रहे हैं। आप सोचो मेरे गांव का नाम आएगा, पता नहीं कहाँ है, ढूंढने लग गया, है ना? ऐसा नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है ना, जो हमारे समझ के बाहर थी लेकिन अब नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हम साक्षरता की बात कर रहे हैं कि कौन से देश में किस प्रकार से साक्षरता है। तो देखो ऐसा कौन सा देश दिखाई दे रहा है आपको? इनमें से नाम बता देता हूँ। जिम्बाब्वे, कनाडा, ब्राजील, नेपाल, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। अब इनमें ऐसा कौन सा देश आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ये वाली लाइनें ऊपर जा रही है? सिर्फ उसकी बात करेंगे। ये वाली लाइनें ऊपर गई किसी भी देश में तो मतलब गाँव में क्या है? साक्षर है, लोग पढ़े लिखे हैं। तो हमने देखा गाँव में लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, शहरों के लोग अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, अक्षर ज्ञान ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ गाँव के लोग भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। देखिए
ये देखो आप यहाँ पे कितना है 1069% है, ठीक है। यहाँ देखिए आप 1000 बेहतर, होश उड़ गए होंगे आपके यार। गांव में भी इतनी, ब्राज़ील को देखो आप, गांव में 1000 बेहतर लोग पढ़े हुए, 1069 लोग कनाडा में पढ़े हुए। लेकिन जिम्बाब्वे जो है वहाँ पे गांव का मामला कम रहा, वहाँ पे शहर आगे निकल गए। कौन आगे निकल गए? शहर आगे निकल गए। ऐसे हम आंकड़ों को देखते हैं। देखो यहाँ भी, नेपाल में भी जो है गांव में लोग कम पढ़े लिखे, फिनलैंड में गांव में अच्छे पढ़े लिखे, न्यूजीलैंड में अच्छे पढ़े लिखे। इसका मतलब ये नहीं कि शहर पीछे हैं। ये तो एक आंकड़ा है साक्षर लोगों का, अक्षर ज्ञान वालों का। किसका भाई? अक्षर ज्ञान वालों। तो ये हमने देखा, आप इसको देख लेना क्योंकि ये सारणी है, बिल्कुल बुक में दी हुई है, आप इसको आराम से कर सकते हो। आंकड़ा याद कैसे करना है? बहुत सिंपल है। सारी ऊपर वाली जितनी भी लाइन है, देखो पूरे ऊपर जो आंकड़े दिख रहे हैं आपको, पहला स्टेप जो बनाना है वो 1000 प्लस है, और सेकंड वाला स्टेप जो है ज़्यादातर आपको 900 और 950 के बीच में दिख रहा है। इससे अच्छा ट्रिक नहीं हो सकता। ऊपर वाला 1000 प्लस, नीचे वाला 900 950 के आसपास, यानी 1000 से माइनस। तो ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। भारत में साक्षरता कितनी है? जब देश आज़ाद हुआ जब तो 18% थी, यानी पूरी जनसंख्या जो हमारी है, पूरे भारत की जो जनसंख्या है उसका 18%, कितना? 18% लोग ही पढ़े लिखे थे। 18% लोगों को साइन करने आते थे। आपने जवाहरलाल नेहरू का भाषण जो असेंबली का रिकॉर्ड जो पड़ा रहता है यूट्यूब पे, वो आपने सुन लिया। आपने अम्बेडकर की कहानियाँ पढ़ ली और उनका भाषण सुन लिया, उनकी किताबें इंग्लिश में पढ़ ली। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा भारत साक्षर था। जब हम आज़ाद हुए 1947 में, कब हुए? 1947 में। उस समय हमारी साक्षरता क्या थी? मात्र और मात्र, यानी कि बहुत कम, 18%। कितनी भाई? 18%। लेकिन हमने बहुत अच्छा प्रयास किया और आज हमारी सुधर कर 2011 में जो है 74.04, 74% जिसे हम कह सकते हैं, हमने किसको पहुंचा दिया? साक्षरता को। यानी हमारे यहाँ ना मात्र 26-23 लोग ही ऐसे हैं जो अंगूठा लगाते हैं, बाकी सब साइन मारते हैं और इससे ज़्यादा उनको कुछ आता नहीं है, ठीक है ना। यानी अच्छा माहौल है अब कुल मिला के, है ना, इसमें हम संतुष्ट हैं। लेकिन लिंगानुपात में गड़बड़ है सारी। 943 कोई लिंगानुपात होता है क्या? सुधारना है इसको, है ना। भारत की साक्षरता, भारत में साक्षरता के मामले में पुरुष और महिलाओं में काफ़ी अंतर है। साक्षरता में पुरुष और महिलाओं में काफ़ी अंतर है। इसका मतलब क्या ये लिंगानुपात है? नहीं, साक्षरता ही है। लेकिन पुरुष और महिलाएं, हमें पता है महिलाएं हमेशा दबी हुई है बेचारी, है दृष्टि से देखा जाता है, पढ़ाया उन्हें जाता नहीं है, समाज में उन्हें मान सम्मान जो है वो कम दिया जाता है। समाज में ऐसी धारणाएं हैं, जनसंख्या में इनकी चलती नहीं है, लिंगानुपात में इनकी चलती नहीं है, और लिंगानुपात में इनकी नहीं चलती है। लिंगानुपात में महिलाओं से लिंगानुपात को नापा जाता है। जनसंख्या में महिलाओं की भ्रूण हत्या करा दी जाती है, बच्चियों की भ्रूण हत्या करा दी जाती है। तो बताओ महिलाओं को पढ़ने दिया जाएगा तो महिलाएं कम होगी साक्षरता में और पुरुष क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, सारा स्थान लेके बैठ जाएंगे। जहाँ पुरुषों की दर तो कितनी है देख लो आप, यहाँ से बहुत कुछ समझ आओगे आप। यानी हमारे देश में 82% पुरुष पढ़े लिखे हैं, जबकि महिलाएं कितनी है? 65.46%। यानी कि 82 पुरुष पढ़े हुए, महिलाएं कितनी हैं? 65%, 65%। अब आप सोचो 100 महिलाएं खड़ी हैं, वहाँ आपको 35 महिलाएं अनपढ़ मिल रही है। आप उस देश को क्या कहेंगे? आप बताइए, पिछड़ा हुआ मानेंगे उसको? कौन सा विकासशील? अगर ये हालत रही तो बहुत दिक्कत आ जाएगी आने वाले समय में। लेकिन जहाँ पुरुष लगभग 100 खड़े हैं और लगभग 17-18 लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ है, बाकी पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं, तो वहाँ से हमें सम्मानजनक चीज़ फील होती है क्योंकि वहाँ पुरुष अच्छे पढ़े लिखे हैं। लेकिन स्त्रियाँ जो है, महिलाएं जो है, उनकी स्थिति जो है वो साक्षरता में नहीं सुधर पाई। महिलाओं में कम साक्षरता का कारण परिवार और आबादी की जानकारी की कमी है। यही कारण, अब मैंने लिखा जनसंख्या साइड में, लिंगानुपात भी लिखा, तो कुछ कारण बिल्कुल सेम होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर सम्मानजनक कैसे होते हैं? जनसंख्या, लिंगानुपात और साक्षरता, ये तीनों चीजें ऐसी है जो साथ चलती है, यानी जुड़वां सिस्टर कह सकते हैं इनको। क्या कह सकते हैं? 3 जुड़वां बहन है। कौन कौन? लिंगानुपात, जनसंख्या और साक्षरता। ये तीनों ही समाज का आईना है, समाज का एक तरह से आईना है। ये बता देती है कि समाज कैसा है। आप किसी गली में जाते हैं, बहुत सारी भीड़ निकल गई, वहाँ एक घर से 40-40 निकल गए, जनसंख्या ज़्यादा है। सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ है क्या? नहीं हुआ। फिर आपने देखा कि जो 40-50 लोग निकल के आए वो तो सिर्फ 3-4 जनों के, बाकी 7 जने तो बेचारे कुंवारे ही बैठे हैं उधर। लिंगानुपात गिरा हुआ है,
क्या उसको सामाजिक और आर्थिक रूप से आप विकसित कहेंगे? नहीं। फिर आपने देखा कि आपने कहा साइन कीजिए, 10-12 लोग साइन कर रहे हैं, 80% को साइन करना ही नहीं आता, क्या आप उसे सम्मानजनक तरीके से आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो जनसंख्या, साक्षरता और लिंगानुपात जो होते हैं वो एक साथ चला करते हैं, तीनों जुड़वा बहन है। तो आबादी के बारे में महिलाओं को जानकारी नहीं होती, इसलिए जनसंख्या जो है लगातार और साक्षरता जो है लगातार घट रही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में साक्षरता पहले की अपेक्षा काफी बेहतर हुई है। जहां तक मेरा मानना है, जहां तक आपका मानना है, आने वाले 15 से 20 सालों में भारत की वैश्विक साक्षरता दर 99.5% हो जाएगी। कैसे? यानी ये कह रहा है आने वाले 15-20 साल में भारत की जो साक्षरता है वो कितनी हो जाएगी? 15 से 20 साल में 99.50%, यानी कि हम 100% के बिल्कुल टच में जाके खड़े हो जाएंगे। ठीक है। भारत में 6 से 14 साल के आयु वर्ग के प्रत्येक बालक को स्कूली शिक्षा, हमने जो भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो हमारे मूल कर्तव्य होते हैं। क्या होते हैं? मूल कर्तव्य। भारतीय मूल संविधान में ये नीति जोड़े गए थे। पहले ये 10 थे, फिर एक जोड़ा 2002 में जोड़ा। तो प्रत्येक व्यक्ति के 11 मूल कर्तव्य। कितने मूल कर्तव्य? 11। उसके अंदर 11वां जो मूल कर्तव्य है वो हमने 86वां संविधान संशोधन किया। 86वां संविधान, यानी संविधान के अंदर कांटा चींटी क्या है? काट कर कुछ लिख देना या नया जोड़ देना संविधान संशोधन कहलाता है, अमेंडमेंट। ठीक है, संशोधन। ठीक है। इसके अंदर क्या कहा गया? इसके अंदर कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। क्या है भाई? अनिवार्य है। और ये अनिवार्य कर दिया गया। इससे आने वाली जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो शिक्षित होकर आ रही है, तो फिर साक्षरता तो अच्छी हो जाएगी। क्या हमने बिल्कुल भी एक बार भी जनसंख्या में ये कहा कि आने वाले समय में भारत पूरे विश्व में जनसंख्या में जो है वो 30वें स्थान पे आ जाएगा? ऐसा कभी कहा? नहीं ना। 30वें स्थान पे आने का मतलब है हमने सुधार लिया। भाई हमने जनसंख्या का जो स्तर है वो काफ़ी घटा लिया, संख्या जो है वो कम कर ली। जब हम आते हैं, क्या हमने वहाँ पे ये कहा कि 15 से 20 साल में भारत 30वें स्थान पे आ जाएगा? क्यों? क्योंकि जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो पा रही। देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जनसंख्या। क्या हमने ये कहा कि आने वाले 40 साल के अंदर हम लिंगानुपात जो है बिल्कुल बराबर ला के रख देंगे? नहीं, यानी वो दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या क्या है? साक्षरता। लेकिन इस साक्षरता अगर बढ़ेगी, और इसको बढ़ाने पे ज़्यादा जोर क्यों दे रहे हैं? 15 से 20 साल में इसको 90% तक क्यों ला रहे हैं? 99% तक क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि अगर ये बन गई तो महिला पढ़ गई, छोटी बच्चियां भी तो पढ़ रही है, महिला साक्षर हो गई। छोटी बच्ची आगे जाके महिला का रूप लेगी, बालिका जो होती है। छोटा बच्चा आगे जाके पुरुष का रूप लेगा। वो अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगे तो वैसे करेंगे, हम दो हमारे एक, तो जनसंख्या कंट्रोल। फिर वो क्या करेंगे? भ्रूण हत्या पे जो है भरोसा नहीं करेंगे, गर्भ जो प्रशिक्षण है वो नहीं कराएंगे। तो इससे क्या कंट्रोल होगा? लिंगानुपात। तो साक्षरता अगर बढ़ाई जाए तो कौन कंट्रोल हो जाता है? लिंगानुपात और जनसंख्या। तो सारी चीजें बॉन्डिंग है। मैं आपको सारी चीजें लेके चल रहा हूँ, सिर्फ इसी पे रट नहीं रहे हम, समझ रहे हैं आपको। बालिका को स्कूल में मुक्त शिक्षा का अधिकार है। यहाँ पर 40% से अधिक बालिकाएं 10वीं कक्षा के उपरांत स्कूल त्याग देती है। लेकिन अब गाँव में लगातार स्कूलें खुल रही है, अब प्रत्येक बच्ची पढ़ती है। अब ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कम साक्षरता दर के कारण, यानी भारत में साक्षरता जो है वो कम क्यों है? इसका क्या कारण है? अब आप बताइए। आप बिल्कुल बता सकते हैं। थोड़ा सा माइंड को दोहराइए, क्योंकि ज्योग्राफी अब माइंड में आपके पौधा उगने लग गया। ज्योग्राफी का, भूगोल का पौधा जो है वो अपने आप में बड़ा होने लग गया और बहुत जल्द वट वृक्ष हो जाएगा। लेकिन हमें आज ये बताना है आपको कि जनसंख्या दर जो है, लिंगानुपात जो है, या फिर साक्षरता की जो दर है कम क्यों है? क्योंकि जो हमने जनसंख्या में पढ़ी वही होगी, जो हमने लिंगानुपात में पढ़ी वही होगी, और वहाँ जो नहीं लिखी यहाँ होगी। लेकिन वहाँ भी इसको लिख सकते हैं। हालांकि मैंने लिंगानुपात में जो पॉइंट लिखा है साक्षरता में लिखा रहा हूँ, और जो जनसंख्या में लिखा है वो थोड़े थोड़े अलग है, लेकिन आपको साथ में याद हो जाएंगे ना, मजा आ जाएगा। देखिए कैसे। विद्यालयों की कमी। भारत में लगभग 6 लाख स्कूल में कमरों की कमी है। इससे ज़्यादा तो मैं टीचरों की कमी मानता हूँ, अध्यापकों की कमी, और अच्छे अध्यापक नहीं है। सरकारी स्कूलों में जो है बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हम पढ़े वहाँ से, लेकिन ईमानदारी से काम करने वाले 70% लोग ही नहीं है। 30% लोग तो ऐसे हैं जो स्कूल में आके चेयर पे आराम से रावण की तरह सो जाते हैं, और शिक्षा व्यवस्था जो है चौपट हो जाती है। विद्यालयों की कमी है। किसकी कमी है? विद्यालयों की। स्कूल में शौचालय आदि की कमी। लड़कियाँ जाने से डरती है, घबराती है, उन्हें सेफ फील नहीं होता। जातिवाद बहुत बड़ा मुद्दा है। भाषावाद मान लो। यहाँ पे
अब आप कहोगे स्कूल तो एक क्षेत्र में होती है, वहाँ भाषावाद कहते हैं, कैसे हुआ भाई? जातिवाद तो यहाँ लिखा हुआ है कि तू इस जाति का है, मैं इस जाति का हूँ, ये देख के वहाँ भेदभाव होता है। लेकिन आप कहोगे कि यहाँ फिर भाषावाद का क्या मतलब है? भाषावाद का बिल्कुल मतलब है, क्योंकि कोई दूसरे क्षेत्र से आया है, मान लो यूपी का व्यक्ति बिहार गया है तो सेम है, लेकिन यूपी का व्यक्ति राजस्थान आया तो भी थोड़ा थोड़ा सेम है। लेकिन यूपी बिहार या राजस्थान वाला व्यक्ति महाराष्ट्र वगैरह गया, स्कूल में पढ़ने जाता है छोटा बच्चा, तो लैंग्वेज को लेकर भेदभाव होता है, भाषावाद कहलाता है। भारत में एक मुद्दा है, गरीबी सबसे बड़ा कारण है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में, आप जानते हैं। और जागरूकता की कमी है। किसकी कमी है? जागरूकता की कमी है। तो आज हमने सारी चीज़ों को समझा, जाना और एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ा और हम समझ पाए कि साक्षरता और लिंगानुपात क्या होता है। आगे की जो हमारा आगे का जो लेक्चर होगा उसके अंदर जो है हम आयु संरचना या व्यावसायिक संरचना की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।